कॉलेज में जाते ही हाँ। मैंने देखा था 1.2 CR का पैकेज मिला हुआ है एक बंदे को। अब वही बंदा AI से सेम काम करवा पा रहा है, तो दे हायर यू बैक विदाउट एनी इंटरव्यूज। बट फ्रेशर्स कैन एक्सपेक्ट समवेयर बिटवीन 32 LPA से लेकर के 45 LPA के बीच में। 1 साल का पैकेज है। What I was earning by teaching and my YouTube was more than what I was earning through वो रोड मैप ही नहीं मिल पाता। रोड मैप नहीं मिल पाता। That itself is a process। फिर भी उनकी जॉब नहीं लग रही होती है, तो आपको आई थिंक वो वाले जो सॉल्यूशंस है ना वो भी आज मिलेंगे। हाय एवरीवन, मेरा नाम है राघव और आज यार मैं एक बहुत ही बढ़िया गेस्ट आपके सामने लाया हूँ। जब मैं अपने 3rd 4th ईयर में था कुछ ही साल पहले, तो उस समय एक यूट्यूब चैनल था लीड कोडिंग के नाम से, और वहाँ पे कुछ DSA के ट्यूटोरियल्स आते थे। एंड मैंने पर्सनली अपनी लिंक लिस्ट और ट्रीज की जो कवरेज है उसी प्लेलिस्ट से की थी। एंड कमाल की बात यह है कि उस चैनल के जो ओनर है आज मेरे साथ ही बैठे हैं, तो मैं वेलकम करना चाहता हूँ फराज भैया का। एंड ये मेरे सीनियर है, मेरे ही कॉलेज के एक ब्रदर कॉलेज जो है वहाँ के पास आउट है, एक्स गूगलर है, ठीक है, यूट्यूबर भी है। अभी पूछेंगे इनसे कि ये है क्या ठीक है। और मैं काफ़ी खुश हूँ एंड कुछ बातें करते हैं आज। एंड स्पेसिफिकली इनका जो कंटेंट है ना, मैंने जितनी भी बार देखा है और मैंने रियलाइज़ ये किया है कि बहुत सारे बच्चे जो कि स्किल अप हो जाते हैं, उनको DSA आ जाता है, डेव आ जाता है, फिर भी उनकी जॉब नहीं लग रही होती है। तो आपको आई थिंक वो वाले जो सॉल्यूशंस है ना वो भी आज मिलेंगे। तो इस प्यारे से पॉडकास्ट को आज चालू करते हैं। तो भैया मैंने तो आपका इंट्रोडक्शन दे दिया, आप थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच राघव, इतना बढ़िया इंट्रोडक्शन देने के लिए। थैंक यू। जो चैनल पहले लीड कोडिंग हुआ करता था वो अब फराज हो चुका है, एंड अलॉन्ग विद लेक्चर्स उस पे बहुत सारे और पॉडकास्ट वगैरह भी आते हैं। एंड जैसा कि आपने बताया कि लोग तैयारी करते हैं 2-3 साल अपनी प्रिपरेशन में स्पेंड करते हैं, लेकिन लोगों को ये नहीं पता चल पाता कि एक्चुअल में जॉब क्रैक कैसे कर रही है। वो रोड मैप ही नहीं मिल पाता। रोड मैप नहीं मिल पाता। दैट इटसेल्फ इज अ प्रोसेस, प्रिपरेशन के अलावा भी। तो उससे रिलेटेड काफी सारे पॉडकास्ट चैनल पे कवर होते हैं। मैं भी देखता हूँ वैसे अच्छा, पॉडकास्ट। हाँ, ग्रेट। तो स्पेशली वो जर्नीज जिसमें एक बंदा कॉलेज के बाद एक कंपनी में चला गया, सर्विस बेस्ड कंपनी में, वो कैसे जॉब के साथ साथ प्रिपरेशन कर सकता है एंड अपना ट्रांजिशन कैसे कर सकता है। Tier 3 कॉलेज के जो स्टूडेंट हैं वो किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं सो दैट मैक्सिमम ऑप्शंस उनके लिए ऑफ कैंपस खुल जाएं। तो ये सब कुछ चैनल पे कवर होता है। बाकी आप क्वेश्चंस पूछिए, मैं आंसर देता हूं। सवाल पूछता हूँ। तो देखो मेरा जो पहला सवाल है, जो कि काफी सारे बच्चों का भी सवाल रहता है। अब जैसे मैं भी यूट्यूब पे पिछले 4-5 साल से हूँ, बच्चों को मैं भी कॉलेज के लिए गाइडेंस देता हूँ, प्लेसमेंट्स के लिए हो गया, DSA पढ़ाता हूँ। तो एक ही बच्चों की वो लगी रहती है कि यार हमें गूगल में जॉब चाहिए, ना माइक्रोसॉफ्ट ना अमेजोन, भाई गूगल में हमें जॉब लेनी है। तो ऐसा क्या है गूगल कंपनी के बारे में जो स्टूडेंट्स को इतना फैसिनेट करता है? क्या वो पैकेज है? क्या वहाँ का वर्क लाइफ है? जिस हिसाब से बच्चे वीडियोस देखते हैं कि भाई ऑफिस काफी शानदार है, वर्क लाइफ पता नहीं कैसी है, बढ़िया ही लग रही है देखने में। तो कुछ बताइए गूगल के बारे में सब। पर उससे पहले मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ कि आपका गूगल में ऑन कैंपस प्लेसमेंट हुआ था? नहीं, ऑफ कैंपस हुआ था। मतलब ड्रीम कंपनी मेरी भी थी, जैसे आप बोल रहे हो ना कि सबकी ड्रीम कंपनी होती है। कॉलेज में जाते ही मैंने देखा था 1.2 CR का पैकेज मिला हुआ है एक बंदे को। वो वाली न्यूज ना हमने भी देखी थी। हाँ, कि कुछ 5-7 बच्चे आए हैं NSIT और DTU के, जिनका ना एक कुछ करोड़ का पैकेज लगा है गूगल। राइट। खैर वो फॉरेन का पैकेज होता है, इंडिया में तो इतना नहीं मिलता, हमें तब पता नहीं था। हाँ, लेकिन एक हाइप बन गई थी काफी ज्यादा क्रेजी। एंड गूगल का जो ऑफिस है वो भी काफी सुंदर होता है, स्पेशली जो USA का ऑफिस है वो तो बहुत ही बढ़िया ऑफिस है उनका। तो यही सब चीजें थी, मेरी भी ड्रीम कंपनी थी, बट कैंपस में क्रैक नहीं हो पाई। बहुत ट्राई किया, उसके बाद 1 साल मैंने कल्ट फिट में काम किया, लगभग 11 महीने, एंड देन आई ट्रांजिशनड इनटू गूगल। तो बेसिकली उस पीरियड ऑफ टाइम पे मैं अज्यूम कर सकता हूँ जब आप कल्ट फिट में काम करते थे तो आप साथ साथ पढ़ते भी थे DSA, क्योंकि रिवीजन तो आई थिंक जरूरी है, भले ही आपका कितना ही अच्छा DSA हो। राइट, वो तो पढ़ता था, बल्कि पढ़ाता था। हाँ, क्योंकि YouTube चैनल था, वहां पर रेगुलरली लेक्चर्स अपलोड कर रहा था, तो उससे आपकी रिवीजन भी हो जाती थी। रिवीजन भी हो रही थी। कुछ कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स जैसे सेगमेंट्री, फैनविक्ट्री जो इतना फ्रीक्वेंटली नहीं पढ़ा रहा था, वो बाद में रिवाइज कर लिए थे। तो एज सच अलग से टाइम नहीं देना पड़ा, 2-3 हफ्ते में अच्छी प्रैक्टिस हो गई। अच्छी खासी। बढ़िया है। तो ये बताइए अब गूगल में आपका पैकेज कितना था? ये सबसे बड़ा सवाल यही है। बता दीजिए कि कितने आईफोन्स खरीद सकते हैं, कितनी थार खरीद सकते हैं। चलो मैं ऐसे ही मतलब बॉलपार्क फिगर बता देता हूँ कि लगभग कितना होता है। तो मेरी जो एंट्री थी दैट वाज लेटरल एंट्री, एक कंपनी में काम करके आया हूँ, तो इसलिए मुझे
रिलेटिवली थोड़ा ज़्यादा मिला जो फ्रेशर को मिलता है, बट फ्रेशर्स कैन एक्सपेक्ट समवेयर बिटवीन 32 LPA से लेकर के 45 LPA के बीच में। 1 साल का पैकेज है ये मैं 1 साल का ही बता रहा हूँ, मतलब मैं अच्छा, इन्फ्लेटेड अच्छा। नहीं बता रहा। इन्फ्लेटेड हाँ, तो 4 साल का CTC बताते हैं भाई लोग, वो हाँ, नहीं जितना पूछना था 4 मुझे। साल के स्टॉक्स होते हैं, हाँ, दैट गोज अराउंड 60-62। 62। हाँ, बट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अराउंड 40 के आसपास ऑन एन एवरेज आपको तो पैकेज यार एक 22 साल के लड़के के लिए या लड़की के लिए तो ये बहुत ही मतलब बढ़िया ही चीज है। काफी क्रेजी पैकेज है। हाँ, बट अपार्ट फ्रॉम दैट गूगल की बहुत ज्यादा हाइप इसलिए भी है क्योंकि उसका वर्क कल्चर काफी अच्छा हुआ करता था बिफोर द ले-ऑफ्स। अभी तो मतलब हर जगह ही काम ये हो रहा है, गूगल में अब दबा के। काम नहीं करते हैं ना इसलिए ऐसी बात हो रही है। तो पहले बहुत हाँ, माना जाता था कि बहुत अच्छा हम्म, वर्क कल्चर है, एंड हाँ, अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत सारे चीजें पर्क्स के फॉर्म में एम्प्लॉइज को मिल जाती हैं। लाइक आपने अगर ऑफिस विजिट कभी किया हो, मैंने तो वैसे अनफॉर्चुनेटली नहीं किया। मैंने बहुत सारी वीडियोस बना रखी है। हाँ, इनफैक्ट जिस भी ऑफिस में गया हूँ मैंने एक वीडियो बना के डाल दी है। हाँ, तो बहुत ही क्रेजी पर्क्स होते हैं। फूड के लिए वहाँ पर माइक्रो किचन्स का कॉन्सेप्ट होता है, एंड देयर इज अ लिमिट, शायद 100 फीट की लिमिट है कि बंदे के 100 फीट के अंदर खाना अप्रोचेबल होना चाहिए, जाकर के वो खाना खा ले। वो भी बहुत ही बढ़िया बढ़िया वहाँ चॉकलेट्स वगैरह सब मिलती हैं। देन चलो अब तो आप थोड़ा वो कर रहे हो मेरे को। टेम्पटिंग लग रहा है ना? हाँ, तो टेम्पटिंग है। बच्चों की बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग लगती है हाँ, सारी चीज़ें। नैप पॉड्स होते हैं, गेम्स होते हैं। हाँ। सो अच्छा, हाँ, इसलिए नैप पॉड्स वाला मैंने भी देखा था। बच्चों हाँ, को थोड़ा लगता है कि यार कहाँ काम कर रहे हैं, मजा ज्यादा आना चाहिए, काम को एक बार साइड करो, बट बट मजे। सच्चाई ये है कि आप वो चीज़ फर्स्ट मंथ एन्जॉय करते हो, उसके बाद ये सब चीजें उसके बाद होती फिर नहीं है। नॉर्मल लगने लगता है सब कुछ, एंड देन यू डोंट इवन हैव दैट मच टाइम कि आप वो सब जा करके एकदम एन्जॉय करो। कभी-कभी हो जाता है वो ओवर द तब तो अब तो वीकेंड्स। आपको प्रोजेक्ट्स भी मिल जाते हैं ना, काम करने लग जाते हो। करेक्ट, करेक्ट। वो उसमें मतलब इतना मज़ा भी नहीं आता ना फिर उसके बाद हम्म। सेम चीज़ करने में। सही है, सही है। और आपको मतलब जब आप कल्टफिट में भी काम करते थे तो क्या ऐसा हुआ कि गूगल में जब आप गए तो काम वहाँ थोड़ा कम रहता है? क्योंकि आई थिंक कल्टफिट उस समय स्टार्टअप था जब आप राइट, थे। राइट। तो आपने स्टार्टअप और प्रोडक्ट MNC दोनों में काम कर रखा है, तो क्या डिफरेंस है? ये एक नया क्वेश्चन मिल गया यहाँ पे। सो डिफरेंसेस बेसिकली ये हैं कि स्टार्टअप में रिक्वायरमेंट्स काफ़ी जल्दी आती हैं, उनको हाँ। काफ़ी जल्दी फुलफिल करना होता है। बट एट द सेम टाइम यू हैव दैट इंडिपेंडेंस, बहुत सारे प्रोसेसेस नहीं होते हैं, स्मूथली सारी चीज़ें चल जाती हैं। एंड ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी का काफ़ी ज़्यादा यूज होता है, मतलब मर्ज टेक या फिर स्प्रिंग बूट हम लोग यूज कर रहे थे वहाँ पर बैकएंड में। अब गूगल के अंदर उनका खुद का टेक स्टैक होता है। प्रोप्राइटरी है सब हाँ, कुछ। चीज़ें पहले से डिसाइडेड होती हैं, क्वार्टरली गोल्स होते हैं, ईयरली गोल्स होते हैं, दिस इज व्हाट यू हैव टू मेक, वो चीज़ पहले से डिसाइडेड होती है, प्रोसेसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। बट आई वुड से कि एक जो डिफरेंस मुझे लगा वो स्केलेबिलिटी का था। गूगल में काफ़ी ज़्यादा स्केलेबल कोड लिखा गया था, एंड वही कल्टफिट में इट वाज फास्टर लॉन्चेस कि एक हफ्ते के अंदर कैसे ये लॉन्च करना है। क्योंकि उनको आई थिंक उस समय अपने नए प्रोडक्ट्स भी तो बनाने थे फटाफट। करेक्ट, करेक्ट। तो मेरे को तो ये डिफरेंस लगा। बाकी लीडरशिप वगैरह काफ़ी अच्छी थी दोनों ही जगह पे। और मतलब आपने काम एंजॉय किया गूगल में पूरा? गूगल में भी एंजॉय किया, इनफैक्ट कल्टफिट में भी एंजॉय किया। दोनों जगह पे माई टीम जिस प्रोडक्ट पे मैं काम कर रहा था वो बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट्स थे। इनफैक्ट गूगल में जो मेरी टीम थी दैट वाज गूगल सर्च, एंड सर्च में भी इट वाज वो तो आई थिंक एजुकेशन। उनका मेन प्रोडक्ट है। मेन प्रोडक्ट है, एंड उसमें भी इट वाज एजुकेशन टीम। ओके। तो मतलब बेसिकली अपना नीश है वो तो। हाँ। तो दैट्स व्हाई आई एंजॉयड वर्किंग दोनों जगह पे। तो इतना आपको मजा आ रहा था, आपने गूगल छोड़ी क्यों? यूट्यूब की वजह से छोड़ी, पढ़ाने की वजह से छोड़ी, मतलब रियल रीजन बताना। रियल रीजन मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे भी एक बार बता चुका हूँ। हाँ। द रियल रीजन इज कि 3 चीजें चल रही थी साथ में। गूगल फुल टाइम। अब वो कहने को 8 घंटे की जॉब होती है, लेकिन ऑफिस के लिए जाना होता है, आना होता है, तो इट बिकम्स लाइक 11-12 आवर्स। कभी बाद में भी मीटिंग्स हो सकती है एंड ऑल। हाँ, यूएस में मीटिंग हो रही है तो वो तो टाइम के बाद ही होती है, ऑफिस टाइम के बाद। देन अपार्ट फ्रॉम दैट मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ा भी रहा था एट अदर प्लेसेस, तो वहां पर भी आवर्स जाते थे। उसके साथ साथ कंटेंट क्रिएशन भी चालू था। तो ये तीनों चीज मुझे हैंडल करना ना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था, हेक्टिक हो रहा था उस ये time पे। जेन्युइनली हेक्टिक होता है। काफी हेक्टिक हो जाता है। सो एंड एट दैट टाइम ट्रैक्शन भी काफी अच्छा था मेरे यूट्यूब चैनल पे, एंड जो मैं पढ़ा रहा था वो अच्छा भी लग रहा था स्टूडेंट्स को। आई थॉट कि इट्स अ गुड टाइम, कुछ अपना स्टार्ट करते हैं एंड एक बार रिस्क लेके देखते हैं। आपको पता है गूगल की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉलिसी है। इनफैक्ट आई गेस माइक्रोसॉफ्ट में और अमेजोन में भी होगी ये पॉलिसी। इट्स कॉल्ड बूमरैंग पॉलिसी। आप छोड़ दो जॉब, उसके 1 साल तक यू कैन ज्वाइन बैक विदाउट इंटरव्यूज एट द सेम पोजीशन। तो अगर किसी को करियर ब्रेक कह सकते हैं आई थिंक इसको। हाँ, तो वो खुद से भी बुला लेते हैं। मेरे पास 2 बार कॉल आया था कि भाई आपको दोबारा आना है। हाँ। एक बार तो विद इन 3 मंथ्स आ गया था कॉल। हाँ। दूसरा कॉल आया था अराउंड 6-7 मंथ्स के बाद। तो दे हायर यू बैक विदाउट एनी इंटरव्यूज। तो अपना ऐसा इतना बड़ा कोई रिस्क भी नहीं था कि भाई मैंने जॉब छोड़ दी तो आई एम टेकिंग। नहीं, ऐसे में तो आपने बिल्कुल ही सही किया। मतलब अगर मेरे को ऐसी कंपनी में अगर अपॉर्चुनिटी मिले
तो 100% अगर आप मतलब बेसिकली दे आर गिविंग 1 year टू जस्ट डू योर रिस्क राइट वाला जो भी काम है। राइट। तो सही है। इसीलिए मैंने सोचा कि यार इट्स अ गुड टाइम टू स्टार्ट करते हैं बढ़िया। फिर दुबई में कंपनी स्टार्ट करी और अच्छा हुआ लॉन्च वगैरह सब। दुबई में कंपनी स्टार्ट की, मतलब आप यहाँ नहीं रहते हो? नहीं दुबई रहता हूँ। अच्छा, दुबई मतलब वहाँ प्रॉपर सिटीजन हो वहाँ के, या फिर मतलब? नहीं, तो दुबई में सिटीजनशिप लेना इज वेरी डिफिकल्ट एंड बहुत ही रेयर लोगों को मिलती है वो, जो बहुत ही एक्सेप्शनल कुछ कर रहे होते हैं लाइफ में। बट आप 95% ऑफ टाइम वहीं रहते हो? तो नॉट 95% ऑफ टाइम मैं ट्रैवल करता रहता हूँ। तो यू कैन से अराउंड यहाँ पर मैं रहता हूँ 20-25% के आसपास, 75% देयर। तो रेसिडेंसी है मेरे पास, अच्छा, नॉट सिटीजनशिप। अच्छा, एनीवेज चलो वो वाला टॉपिक तो हमारा है नहीं। बट आप वहाँ गए क्यों? मतलब क्या यहाँ पे पॉल्यूशन की दिक्कत थी, जॉब अपॉर्चुनिटीज आपको लगा कि दुबई में बेटर है, या मतलब बस वहाँ का लाइफस्टाइल, या कुछ तो ऐसा रीजन रहा होगा कि इंडिया को छोड़ के वहाँ गए? तो पॉल्यूशन का तो यार उस टाइम तक इतना वो नहीं था जो अभी हो रहा है पॉल्यूशन का सीन। बट एक चुल होती है ना कि भाई कुछ कर रहे हैं तो मतलब फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं, इट शुड बी एक्साइटिंग, कुछ तो अलग करो। तो वो एक चुल थी बस कि बाहर जाके कुछ करते हैं। एंड 2-3 ऑप्शन थे अपने पास। सिंगापुर एक ऑप्शन था, दुबई एक ऑप्शन था। अब दिल्ली से दुबई की फ्लाइट 3.5 घंटे की है। बहुत छोटी फ्लाइट है कंपैरेटिवली सिंगापुर से चीपर भी है, वहाँ पर टैक्स बेनिफिट भी है और पूरी इंडियन कम्युनिटी भी मिल जाती है। तो सोचा कि चलो दुबई चलते हैं, एक्सप्लोर करते हैं कैसा है। नहीं पसंद आया तो वापस आ जाएंगे, वरना रुक जाएंगे वहाँ पर। तो अभी तो बढ़िया लग रहा है। अच्छा, और मतलब कभी मन किया था यूएस या यूके जाने का, या वो कंट्रीज ही इन जनरल बहुत एक्सपेंसिव है? यार नहीं, वहां जाने का तो मेरा मन नहीं किया। हाँ, शुरू में किया था जब मुझे जॉब के लिए जाना था कि यूएस में जॉब मिल क्योंकि जाए, वहाँ आपका जॉब मार्केट है पूरा। हाँ। बट अपनी कंपनी स्टार्ट करने के लिए तो आई थॉट कि लाइक दुबई इज द बेस्ट प्लेस आउट ऑफ ऑल द ऑप्शंस जो मेरे पास थे। जी, और वहाँ पे आपने लर्न यार्ड, इनकी कंपनी का नाम है, यस, तो चेक कर लो भाई, चैनल पे भी होगा कहीं ना कहीं, लिंक डाल देंगे। लर्न यार्ड से यार याद आया, आपकी डीएसए शीट के बारे में बात करते हैं। एक्चुअली मैंने भी जब आपका चैनल देखा था तो उसमें आई थिंक सबसे वायरल वीडियो आपकी डीएसए शीट ही गई थी। हाँ, so डीएसए शीट वाज माय फर्स्ट वीडियो टू गो वायरल। मुझे भी नहीं पता था कि ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट चलेगा भी। तो ये कॉन्सेप्ट वैसे सही बताना, आपने बनाया था या पहले किसी और ने अपनी डीएसए शीट बना रखी थी, या आपकी डीएसए शीट में कुछ ऐसा नया था, क्या था? आई थिंक बना रखी होगी लोगों ने, एंड आई एग्जैक्टली डोंट रिमेम्बर कि किसने बना रखी थी, बट होगी तो जरूर। तो डीएसए शीट क्या है बेसिकली? इट्स अ पैटर्न बेस्ड सॉर्टिंग ऑफ क्वेश्चंस। अब जैसे लीड कोड पे आप जाते हो तो वहां पर भी क्वेश्चंस पैटर्न के हिसाब से मिल जाते हैं। आप लिंक लिस्ट के सेलेक्ट कर लो, क्यूज के सेलेक्ट कर लो। लेकिन डीएसए शीट में क्या होता है कि मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैंने वहां पर क्वेश्चंस ऐड किए हैं एंड एक हायरार्किकल फॉर्म में ऐड किए हैं कि क्वेश्चन ए, क्वेश्चन बी, क्वेश्चन सी आपस में डिपेंडेंट है और सी करने के लिए ए और बी का कॉन्सेप्ट आना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा कि जिसका आपको अता पता नहीं हो, उससे पहले आपने वो कवर नहीं कर रखा हो। दैट्स व्हाट आई ट्राइड टू इनकलकेट इन माय डीएसए शीट, एंड वो वीडियो बढ़िया चली। लोगों को, मुझे पता चला कि इसकी रिक्वायरमेंट, उसका रिस्पांस अच्छा था, रिस्पांस तगड़ा था। एंड इनफैक्ट अभी रिसेंटली जब लर्न यार्ड पे दोबारा से डीएसए शीट बनाई गई तो नाम तो सेम है जो पहले था, बट इस बार और रिफाइंड तरीके से उसको बनाया है। लीड कोड को पूरा स्कैन करके पैटर्न वाइज क्वेश्चंस को वहां पर सॉर्ट करके। यार इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, एंड मैं भी इस पे अपना एक इनपुट देना चाहता हूँ। तो मुझे याद है 1-2 साल पहले ना बहुत सारे क्रिएटर्स अपनी डीएसए शीट बना रहे थे, एंड मैं खुद भी मतलब कुछ सेट ऑफ क्वेश्चन बच्चों को दे देता था। अब बच्चों का क्या रहता था, उनको लगता था कि डीएसए शीट एक स्कैम है या ऐसा कुछ है। तो भाई मैं आपको एक चीज क्लियर बताता हूँ, अगर आप सिर्फ लीड कोड पे जाते हो, यू कैन नॉट फिगर आउट व्हाट क्वेश्चंस टू डू। इवन अगर आप उसमें, हम जैसे टॉपिक बेस्ड सॉर्टिंग करते हैं, मुझे उसमें एरे का सवाल करना है, अभी आपको उतना ही आता है। जैसे आपने एरे लिखा वहां पे, तो उस एरे में से 90% सवाल तो वो होते हैं जो एरे के साथ डीपी से भी हो रहे हैं। करेक्ट, क्योंकि और भी टैग्स होते हैं उसमें। सिंगल टैग की चीज सेलेक्ट नहीं होती है। दूसरा, लीड कोड पे कई बार मीडियम क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सच में इजी होते हैं, या कुछ ऐसे मीडियम क्वेश्चन होते हैं जो हार्ड होते हैं, तो जिनके जो वो टैग्स है वो भी इनकरेक्ट है। बहुत सारे क्वेश्चन के साथ ऐसा है। तो आई फील, इनफैक्ट ये जो चीज होती है ना जो आप बता रहे हो, इससे स्टूडेंट डिमोटिवेट भी हो जाता है, बहुत ज्यादा डिमोटिवेट होता है। हमने तो एरे पढ़ लिया था, अब हमसे तो ये क्वेश्चन होना चाहिए, लेकिन उसमें छुप रखा होता है मैथमेटिक्स का कोई कॉन्सेप्ट या फिर डीपी का कोई कॉन्सेप्ट। एग्जैक्टली, बच्चे ने सोचा कि यार मैंने तो ये पूरा टॉपिक खत्म कर लिया, मुझसे क्वेश्चन हो नहीं पा रहा है, मैंने जिससे पढ़ा है उस आदमी ने भी बोल रखा है कि मैंने तुम्हें सब पढ़ा दिया है, और फिर भी क्वेश्चन मेरे से खुद से नहीं बन पा रहे। तो उसका रीजन सिंपल आई थिंक यही है कि यार तुम्हें एक ढंग की रिसोर्स से ही क्वेश्चन लगाने चाहिए, या तो जिस किसी का भी लेक्चर देख रहे हो उसका होमवर्क करो, क्लास वर्क करो, या उसी इंसान की शीट अगर देखोगे तो सही है। खुद से अगर
टिंकर अराउंड करोगे ना, फर्स्ट ईयर वालों को तो फिर भी ठीक है, वो कर सकते हैं, दे हैव द टाइम, राइट। बट आई थिंक सेकंड थर्ड फोर्थ ईयर वालों को दे शुड यूज अ रिसोर्स लाइक अ शीट। बाय द वे डीएसए शीट को लेकर के ना एक और भी न्यूज़ है, राघव आपको बाद में बताएंगे, हम उसमें और भी उसको ऑप्टिमाइज करेंगे इन टर्म्स ऑफ प्रोवाइडिंग लेक्चर्स फॉर इट, तो वो भी हमारे प्लान में है इंक्लूडेड। वो चीज तो बताएंगे अभी आपको यार, उसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो लाएंगे कि कैसे, क्योंकि बच्चों का क्या रहता है कि लीड कोड के बहुत सारे क्वेश्चंस के वीडियो सॉल्यूशन नहीं मिलते। करेक्ट। अब ये वाली प्रॉब्लम ही सॉर्ट हो जाएगी उनकी। बिल्कुल। ठीक है, अब ये बताइए यार, इससे फिर मेरे को पॉइंट याद आया टीचिंग करियर का आपका। तो आपने बताया था आप गूगल में काम कर रहे थे, ठीक है, फिर आपका पढ़ा रहे थे एक प्लेटफॉर्म पे, खुद का भी कंटेंट क्रिएट कर रहे थे, तो आपने बेसिकली इन तीनों चीजों को हटा के खुद का प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया। साइड बाय साइड जो कंटेंट क्रिएशन थी वो भी चलती रही, मतलब पढ़ाना पर मेन आपका जॉब हो गया था उस समय पे। राइट। तो टीचिंग एज अ जॉब आपने क्यों चूज किया? मैं अपना भी इनपुट इसके ऊपर बताऊंगा मैंने क्यों चूज किया, बट मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि टीचिंग ओवर इंजीनियरिंग का थोड़ा बताना। जनरली मैं जितना देखता हूँ बच्चे ना, अगर कोई इंजीनियर आ रहा है, कोई डॉक्टर आ रहा है, बड़ी कंपनी का इंजीनियर, ऐसे बड़ा डॉक्टर, उसकी थोड़ी इज्जत कई बार ज्यादा करते हैं, और स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि टीचिंग कोई बहुत हाई पेड जॉब नहीं है, या फिर समझ रहे हो ज्यादा मेहनत वाली जॉब नहीं है, ऐसा भी लगता है। तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहते हो? अपना थोड़ा वो रोशनी डालो इस पे। सो टीचिंग एज अ पैशन तो काफी पहले से ही मैं करता आ रहा था। सो माय फर्स्ट स्टूडेंट वाज आल्सो माय सिस्टर, मैं उसको पढ़ाया था जेई के लिए। तो वो नीट की तैयारी कर रही थी, तो मैंने, उसने मैथ्स भी ले रखी थी, मैंने कहा यार ठीक है, साइड बाय साइड जेई का भी थोड़ा प्रिपरेशन कर लो, जस्ट इन केस वहां पर नहीं होता है, साल वेस्ट करने से बढ़िया है कि ये बीटेक कर लेना। तो उसको पढ़ाया था मैंने 11th-12th में अच्छे से, एंड वही हुआ, नीट में इतना बढ़िया स्कोर आया नहीं और कि गवर्नमेंट कॉलेज मिले, और यहाँ पर जेई में रैंक आ गई, जिससे डीटीयू मिल गया उसको। अरे वाह। मैं भी डीटीयू में था, तो मेरे पास ब्रांच थी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, उसको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच मिल गई। सो उसके बाद फिर मैंने उसको कोडिंग सिखाना शुरू करा, अपने आसपास के दोस्तों को भी स्टार्ट किया था, बट मेन आई वाज टीचिंग टू माय सिस्टर। फिर मेरी सेकंड ईयर में इंटर्नशिप लगी, सेकंड ईयर खत्म होती है जो इंटर्नशिप का सीजन आता है, उसमें इंटर्नशिप लगी, जो कि थर्ड ईयर के बाद करनी होती है, समर हॉलीडेज। एग्जैक्टली, हॉलीडेज। कल्टफिट में लगी थी, नहीं कल्टफिट में नहीं, एसएपी लैब्स में लगी थी। अच्छा, तो वो अलग स्टोरी है फिर, चलो उसको भी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर अब कोविड का कुछ उस टाइम पे पता नहीं था कि क्या चल रहा है, तो आई वाज सपोज्ड टू गो टू बैंगलोर। बैंगलोर में जाना था मेरे को इंटर्नशिप करने के लिए, एंड फिर मेरे को लग रहा था कि अब मेरी सिस्टर को पढ़ाएगा कौन। देन आई थॉट कि कुछ लेक्चर्स रिकॉर्ड करके चले जाता हूँ, एंड फिर एक वेकम का पैड ऑर्डर करवाया, एंड लेक्चर्स रिकॉर्ड करे एंड यूट्यूब पे डाल दिए। कमाल की बात बताऊं, मैं आपको थोड़ा सा बीच में रोक रहा हूँ, बट मेरी टीचिंग करियर में भी सबसे पहले जो मैंने कुछ चीज खरीदी थी, वो वेकॉम का टैबलेट था। इट वाज लाइक 4-5,000 का था। राइट, छोटा वाला जो होता है। हाँ, उस समय आईपैड या ये सब चीजें तो नहीं ले रहे थे, तो सस्ता सा लैपटॉप था। वेकॉम टैब के साथ मैंने भी। आप कंटिन्यू कीजिए बाकी। तो फर्स्ट लेक्चर जो मैंने बनाया था वो था मोनोटोन स्टैक पे। वो कॉन्सेप्ट किसी ने समझा नहीं रखा था यूट्यूब पे। एग्जैक्टली, मैंने समझाया, और इतनी मतलब गंदी क्वालिटी थी उसकी रिकॉर्डिंग क्वालिटी, क्योंकि लैपटॉप के माइक से रिकॉर्ड हुआ था, और साइड में किचन भी था, तो उसके बर्तनों की आवाज भी उसमें फुल आ रही है पूरा। बड़ा अच्छा चल गया वो लेक्चर। अपनी आइडेंटिटी मैंने नहीं बताई थी, आई डिड नॉट वांट कि लोग मेरे को जाने इससे, मैं तो चाहता था कि लोग ना ही जाने, थोड़ी है। अच्छा, वो वाले यूट्यूबर फेसलेस यूट्यूबर था, डिड नॉट वांट, एक्सेंट चेंज कर लिया था भाई, इंग्लिश में पढ़ा रहा था। तो कोई ऐसा मतलब लॉन्ग टर्म वो नहीं था कि मेरे को इसको मोनेटाइज करना है कभी जा करके, कोर्सेज वगैरह करने हैं, जस्ट एक शौक था पढ़ाने का। शौक, और जैसे कि आपने बताया आपको अपनी बहन के लिए लेक्चर्स ना। राइट। फिर इसी तरीके से जर्नी आगे बढ़ी, लीड कोड के कॉन्टेस्ट करता था सुबह 8 से 9:30 का टाइम होता था, तो 8 से 9 के बीच में कॉन्टेस्ट खत्म, फिर आधे घंटे रिकॉर्डिंग। जैसे ही कॉन्टेस्ट खत्म होता था, आई यूज्ड टू अपलोड वीडियोस। ठीक ठाक ट्रैक्शन मिला, लाइक 8-9 हज़ार सब्सक्राइबर्स मेरे पहुंच गए थे कॉलेज खत्म होते होते। फिर उसके बाद जब कल्टफिट ज्वाइन किया, थोड़ी क्रेडिबिलिटी बढ़ी, टैग आ गया एक कंपनी का कि भाई ये बंदा जो पढ़ा रहा है इसने खुद भी एक कंपनी क्रैक कर ली, तो उससे और रीच बढ़ी, फिर 50,000 60,000 सब्सक्राइबर्स पहुंचे, एंड साइड बाय साइड और प्लेटफॉर्म्स पे ऑफर्स भी आए पढ़ाने के, पढ़ाना भी स्टार्ट किया। दिस गॉट मी मोनेटाइज्ड बिफोर आई बिकेम सॉफ्टवेयर इंजीनियर। मेरी पहली जॉब से पहले ही आई वाज पैसे कमाने लग गए थे। हाँ, तो मतलब टेक्निकली काम भी करने लग गए। अब आपने वो चीज पूछी थी ना कि एज अ करियर ऑप्शन आपने टीचिंग क्यों चूज किया, तो इट केम वे बिफोर, नेचुरली आ गया था। देन जब गूगल क्रैक करी तो और ज्यादा क्रेडिबिलिटी बढ़ी, क्योंकि वो ड्रीम कंपनी भी होती है बहुत सारे स्टूडेंट्स, सारी बच्चों की होती है। मैं पढ़ा रहा हूँ सेम चीज, बट देन पीपल स्टार्टेड ट्रस्टिंग मी मोर व्हेन आई क्रैक्ड गूगल। एग्जैक्टली। तो फिर एक बूस्ट आया चैनल पे।
So this is how both the things went hand in hand. काफी ऑनेस्टली यार ये वाली इन्होंने चीज बताई है, मेरे को बहुत अच्छी लगी. जनरली मतलब यू आर काइंड ऑफ एग्रीइंग कि हाँ गूगल का टैग मैटर करता है कहीं ना कहीं. हाँ करता है, बिल्कुल करता है. चैनल ग्रोथ हुई है तो अच्छी बात है. सो फाइनली जब डिसाइड ये करना था कि भाई अब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग लाइन में जाना है या फिर टीचिंग लाइन में जाना है, जब गूगल रिजाइन किया था गूगल से, तो सिंपल सी चीज थी, कैलकुलेशन में what I was earning by teaching and my YouTube was more than what I was earning through Google. And you were liking it more than Google also. मजा भी आ रहा था उसमें ज्यादा, पैसे भी ज्यादा मिल रहे थे, तो ठीक है. वाइज चॉइस आल्सो. Exactly. बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल. एंड मुझे लगा कि इसको और बड़ा किया जा सकता है और अच्छा किया जा सकता है इफ आई टेक आउट टाइम, जो कि मैं 8-10 घंटे एक जॉब में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, वो यहाँ पर लगाऊंगा तो इसको और बेटर किया जा सकता है. बढ़िया. तो थोड़ा सा फ्री हो जाऊंगा मेंटली, चीजें अच्छी हो जाएंगी. एंड तीनों में से सबसे कम जो मेरे लिए वैल्यू क्रिएट कर रहा था उस टाइम पे वो जॉब थी. और ये मैं एक चीज आपसे पूछना चाह रहा था, आपका सबसे पहला प्लेस्ड स्टूडेंट आपको याद है? मेरा पहला प्लेस्ड स्टूडेंट 2 हैं एक्चुअली. एक तो मेरी खुद की सिस्टर है. अच्छा, वो शी गॉट प्लेस इन योर टेक एग्जैक्टली. जब मैंने कल्टफिट क्रैक करी थी ना, तो उस टाइम तक तो उसने उबर में इंटर्नशिप कर ली थी. गूगल Amazon और माइक्रोसॉफ्ट दोनों के ऑफर थे फुल टाइम. फाइनली शी जॉइंड Amazon. तो उसने फैंग कंपनी मेरे से पहले ऐसा क्या पढ़ा रहा हूँ कि मुझसे ही नहीं हो पा रहा है और जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये होता है. मैं ये बहुत बार देखता हूँ. राइट. तो बेसिकली फैंग कंपनी उसने मेरे से पहले क्रैक कर ली थी. माइक्रोसॉफ्ट शी जॉइंड राइट आफ्टर हर कॉलेज. तो आपको यार मतलब बहुत बढ़िया लगा होगा ना फिर, मतलब एज अ ब्रदर. तो मतलब ये तो मैं मजाक में कह रहा था कि आपकी तब तक नहीं लगी थी और आपकी बहन की लग गई थी, बट यू मस्ट बी रियली प्राउड ऑफ हर. राइट. दूसरा स्टूडेंट था, आप अजय राज को जानते होंगे. हाँ. अरे हाँ, अजय को मैंने उस टाइम पे पेटीएम सेम कंपनी मेरा. हाँ पेटीएम में ही ज्वाइन पेटीएम. तो वो भी 1 साल छोटा ही है मेरे से. वो भी मेरे सिस्टर वाले ही बैच में था. तो उसकी ट्रेनिंग करवाई थी एंड ही क्रैक्ट पेटीएम. दीज वर द स्टार्टिंग 2 जो मेरी जॉब ज्वाइन करने से पहले लग गए थे. बाकी उसके बाद तो फिर काफी सारे स्टूडेंट्स प्लेस हुए अलग अलग जगह पे. मैंने एक्चुअली देखी थी वो फ्रास की वीडियो, नाउ दैट आई रिमेम्बर. वो भी काफी ज्यादा, सॉरी फ्रास की वीडियो नहीं, अजय की मैंने वीडियो देखी थी. काफी अच्छी गई थी वो वाली वीडियो एक्चुअली उसकी. एंड एक तो एक्चुअली उसकी वीडियोस वैसे ही अच्छी जाती है. राइट. मैंने उसमें ढंग से देखा था, आपको मेंशन किया था उन्होंने. सही है. पहले स्टूडेंट जब भी होते हैं ना ऐसे में, तो काफी अच्छा लगता है जब उनकी कुछ अचीवमेंट्स आती है. इनफैक्ट लिंक्डइन पे कभी भी कोई टैग करता है मेरे को, इंस्टा पे टेक्स्ट आते हैं, तो अच्छा फील होता है कि कुछ तो किसी के लिए वैल्यू क्रिएट हो रही है. एग्जैक्टली. मेरे को कल ही आया था इनफैक्ट, एक IGTTU की कोई स्टूडेंट थी, तो वो टैग करते हैं एक्चुअली. फिर बच्चे ना क्रेडिबिलिटी भी बढ़ती है. और एज टीचर्स आई थिंक आप भी यही चाहते हो कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे हमसे पढ़े. राइट. दैट इज द मेन एंड गोल ऑफ आवर लाइन. अच्छा भैया, मेरा आपसे एक सवाल था. आपकी जो कंपनी है लर्नयार्ड, उसका फ्यूचर अब क्या रहेगा? ठीक है. और आपने जैसे अभी PW के साथ आप कोलैबोरेट कर रहे हो, आपने PW को ही क्यों चुना, वो मेरे को आपसे जानना है. PW के स्टूडेंट्स के लिए, हमारे स्टूडेंट्स के लिए क्या बेनिफिट आप एक्स्ट्रा दे सकते हो? अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं DSA पढ़ा रहा हूँ, कोई एक इंसान डेफ पढ़ा रहा है, तो आप ऐसा क्या एक्स्ट्रा यहाँ पे प्रोवाइड करोगे? ऑफ कोर्स देयर आर अ लॉट ऑफ मेंटरशिप थिंग्स दैट यू कैन डू. व्हाट आर द थिंग्स दैट स्टूडेंट्स कैन एक्सपेक्ट? एंड आपका लर्नयार्ड का फिर फ्यूचर क्या रहेगा? वहां के कोर्सेज का क्या फ्यूचर रहेगा? गॉट इट. लर्नयार्ड से स्टार्ट करते हैं. लर्नयार्ड पे ऑलरेडी कोर्सेज चल रहे हैं, कुछ ऑनगोइंग कोर्सेज अभी हैं, तो वो तो फिनिश हो जाएंगे, चल रहे हैं. उनका जैसा प्रोग्रेस चल रहा है वैसा चलता रहेगा. आगे आने वाले टाइम में लर्नयार्ड विल फोकस मोर ऑन प्रोफेशनल कोर्सेज जो कि वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए हैं. थोड़ा सा अब्रॉड कोर्सेज जो हम आउटसाइड इंडिया एक्सपेंड करेंगे. एंड अगेन PW एंड लर्नयार्ड विल टुगेदर पुट इन एफर्ट्स टू डू दैट. अब PW साइड पे जो हमारे स्किल्स के कोर्सेज होते हैं, जैसे कि आपका डेटा एनालिटिक्स, फ्रंट एंड, बैक एंड, सिस्टम डिजाइन, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम, ये सारे कोर्सेज लॉन्च होंगे. अब ये कोर्सेज तो PW में ऑलरेडी थे एंड लर्नयार्ड पे भी ऑलरेडी थे. बेनिफिट क्या होगा? लर्नयार्ड का एक इकोसिस्टम है, मेरी एक ऑडियंस है, PW की एक बहुत वाइडर ऑडियंस है. तो दोनों मिल करके जो रीच लेकर के आ पाएंगे, दैट इज गोइंग टू बी वेरी गुड फॉर अस एज वेल एज स्टूडेंट्स के लिए. कैसे? अगर ज्यादा स्केल होती है, यू विल बी एबल टू प्रोवाइड मोर क्वालिटी एंड एट अ चीपर कॉस्ट. तो एक बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट पे हम ये सारे के सारे जो कोर्सेज हैं वो दे पाएंगे. एंड अभी क्योंकि PW के ऑफलाइन सेंटर्स भी हैं, वी विल बी एबल टू प्रोवाइड दीज कोर्सेज इन दी ऑफलाइन फॉर्मेट एज वेल. जितने भी हमारे सेंटर्स हैं वो भी मतलब बाकी से ज्यादा अफोर्डेबल रेट में, वो भी अफोर्डेबल रेट पे हम लोग कर पाएंगे बिकॉज ऑफ द स्केल दैट वी हैव कंबाइंड.
सो आई थिंक स्टूडेंट के लिए क्वालिटी इंप्रूव होगी, अफोर्डेबिलिटी होगी, एक्सपीरियंस अच्छा होगा दोनों के जब टीम साथ में कोलैबोरेशन में काम करेंगी, एंड ऑफ कोर्स लर्नयार्ड का भी जो फ्यूचर है दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी बेटर इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंशन एंड फास्टर एक्सपेंशन। बिल्कुल ऑन द टू द पॉइंट इन्होंने रिप्लाई दिया है, ठीक है, कोई इमोशनल बातें नहीं की है, विच आई रियली लाइक। यार लास्ट मेरे को आपसे एक सवाल पूछना था जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एंड आई एम वेरी हैप्पी बाय द वे कि आप वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए भी कोर्सेज ला रहे हो। भाई कल को मेरा मन कर रहा है इंजीनियरिंग करने का तो भैया के पास जाऊंगा मैं सीधा, ठीक है। एनीवेज, आपका अगर मन कर रहा है, अगर कोई वर्किंग प्रोफेशनल इस वीडियो को देख रहा है या फिर आप किसी को जानते हो अपने किसी बड़े भैया दीदी को हु इज काइंड ऑफ स्टक इन अ सर्विस बेस्ड कंपनी, तो आई थिंक दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट फॉर यू एज वेल। स्टे ट्यून्ड, थोड़ा बहुत तो इनको हम बताते ही रहेंगे आगे वाले दिनों में। आपसे मेरे को यार ये सवाल पूछना था, देखो वर्किंग प्रोफेशनल्स ना फिर भी इट इज वेरी टफ फॉर देम टू स्विच टू अ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी फ्रॉम अ सर्विस बेस्ड कंपनी, बट उन स्टूडेंट्स का क्या जिनकी प्लेसमेंट ही नहीं लग पा रही है, जो कि बहुत ही ज्यादा है नंबर में। मैं जब भी लिंक्डइन खोलता हूँ, जब भी मैं कोई पोस्ट देखता हूँ किसी भी तरीके की हायरिंग की, तो उसके नीचे इतने सारे लोग इंटरेस्टेड होते हैं जो कि मतलब टेक्निकली स्पीकिंग उनके लिए उतनी वैकेंसीज है ही नहीं। तो इसका मतलब क्या सोल्यूशन है, एंड क्या जो बीच में रिसेशन वाला माहौल गया था उससे कितना इम्पैक्ट अभी भी पड़ रहा है, एंड अगर कोई फ्रेशर इस वीडियो को कोई बच्चा इस वीडियो को देख रहा है, फ्रेशर तो नहीं, जो कि कॉलेज का स्टूडेंट है, वो डीएसए उसने पढ़ लिया, ठीक है, अब मैंने बताया उसको वीडियो में भाई डीएसए अच्छा कर ले, बढ़िया कंपनीज मिलती है, वेब डेवलपमेंट भी अच्छा कर ले यार तू, ठीक है, उसके प्रोजेक्ट्स भी बन चुके हैं, ठीक है, क्या पता उसने कुछ हैकाथॉन्स में भी पार्टिसिपेट कर लिया है, उसकी जॉब नहीं लग पा रही है इस टाइम पे, तो उनको आप क्या सजेस्ट करोगे? ये जो पूरा इंडस्ट्री चेंज हो रही है, ठीक है, क्या आप अभी भी बोलोगे कि टेक के अंदर स्कोप है, या कुछ स्टूडेंट्स को आप बोलोगे कि यार नहीं अपना करियर ही चेंज कर लो? क्या आपका ओपिनियन है? सो बेसिकली एक तो रिसेशन का आपने बताया, राइट, कि रिसेशन की वजह से थोड़ा सा जॉब कम हुई है मार्केट में, ले ऑफ्स हुए हैं। इट स्टार्टेड फ्रॉम कोविड टाइम ओनली, क्योंकि कोविड में क्योंकि सारी इंडस्ट्री ऑनलाइन जा रही थी, ओवर हायरिंग, तो ओवर हायरिंग हुई है, एंड जब सब कुछ ऑफलाइन आया कोविड खत्म होने के बाद, तो ग्रोथ एज एक्सपेक्टेड नहीं हुई, तो उसकी वजह से जो एक्स्ट्रा हायरिंग हुई थी उनको निकाल दिया गया, एंड कंपनीज डोंट वांट टू मेक द सेम मिस्टेक अगेन, तो दे आर वेरी कंजर्वेटिव इन हायरिंग पीपल। उसके बाद अपना एआई आ गया, ठीक है, अब एआई से एक्चुअल में क्या इम्पैक्ट हो रहा है, तो एक इंडिविजुअल लेवल का जो आईसी होता है ना, इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर जिसको बोलते हैं, उस लेवल का काम एआई कर दे रहा है। अगर आपने उसको एक पर्टिकुलर स्निपेट लिखने के दे दिया कोड का, तो एआई विल बी एबल टू राइट इट वेरी फास्ट, करेक्ट। तो SD1 का यही रोल तो होता था कि एक SD2 प्रोफाइल पे जो बंदा बैठा हुआ है, जिसने डिजाइन किया हुआ है पूरा, वो SD1 से बाकी कोड करा लेगा। अब वही बंदा एआई से सेम काम करवा पा रहा है, करेक्ट। इसलिए जो एआई वाला जो SD1 वाले रोल्स हैं वो ज़्यादा इसमें इम्पैक्ट हुए हैं, एंड आई वुड से कि कंपनीज थोड़ा सा चाह रही हैं कि ज़्यादा एफिशिएंसी आए इन टर्म्स ऑफ यूजिंग एआई बाय देयर एम्प्लॉइज ऑल्सो, तो कॉस्ट कटिंग वहाँ पर हो रही है। इसका एक और रीज़न भी है, जो कॉस्ट एम्प्लॉइज को हायर करने में जाती थी, वो कहीं ना कहीं कंपनीज नाउ दे वांट टू इन्वेस्ट दैट इनटू एआई डेटा सेंटर्स इंफ्रास्ट्रक्चर। आप देखेंगे कि किसी भी कंपनी ने अगर एक इन्वेस्टमेंट करी है एआई इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो उसके स्टॉक्स बढ़ जाते हैं, एंड ले ऑफ्स अगर करें हैं तब भी स्टॉक्स बढ़ जाते हैं। अर्लियर इट यूज्ड टू बी अ नेगेटिव इंडिकेटर कि कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है इसलिए ले ऑफ कर रही है, बट नाउ इट्स अ पॉजिटिव इंडिकेटर कि एफिशिएंसी लेकर के आ रही है, ऑटोमेशन लेकर के आ रही है, इसलिए ले ऑफ हो रहे हैं। तो यार इसका एक सॉल्यूशन मैं आपको थोड़ा सा कट कर रहा हूँ बीच में, बट आपने थोड़ा सा मेरे को स्केरी लगाई कि जब SD2 को अब SD1 नहीं चाहिए अपने अंडर टेक्निकली, क्योंकि कंपनी में ऐसे ही काम होता है कि एक SD2 के नीचे कुछ SD1 होंगे, सो ऑन। जब SD1 की रिक्वायरमेंट है ही नहीं, तो मुझे एक बात बताओ, जैसे अब मूविंग फॉरवर्ड कोई बंदा SD2 जब बनता था, वो SD1 से ही तो प्रोग्रेस होता था, करेक्ट। तो अब डायरेक्टली क्या SD2s की हायरिंग हो रही है, या वो वाला फेज कैसे गुजरेगा? फिर कभी ना कभी तो SD1s बनेंगे ना। तो SD1 तो SD1 प्रोफाइल रहेगा, बट एक्सपेक्टेशन थोड़ी चेंज हो रही है, ज्यादा हो गई है। अर्लियर इट यूज्ड टू बी अ प्रॉब्लम सॉल्विंग राउंड, जहां पर आपको डीएसए अच्छे से आता है, आप राउंड निकाल लोगे, बाकी टेक्नोलॉजी सिखा दी जाएगी, एंड देन यू कैन स्टार्ट वर्किंग। बट अभी क्या है, यू नीड टू हैव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिस्टम डिजाइन एज वेल, क्योंकि वही तो आपको करना है, आपको सिस्टम्स डिजाइन करने हैं, एंड आपके फंडामेंटल्स भी क्लियर होने चाहिए, सो दैट
जो AI लिख करके दे रहा है उसको आप जज भी कर पाओ। तो एक्सपेक्टेशन थोड़ी चेंज हो रही है। बहुत सारे स्टार्टअप्स अभी भी सिस्टम डिजाइन राउंड पूछ रहे हैं, आगे आने वाले टाइम में और भी ज्यादा पूछेंगे। फैंग कंपनीज का अभी ये है कि थोड़ा सा स्लो चलता है उनका ट्रांजिशन, तो दे आर स्टिल आस्किंग DSA ओनली। हायरिंग हो रही है, कम नंबर्स में हो रही है, बट आगे आने वाले टाइम में सिस्टम डिजाइन राउंड मैंडेटरी हो जाएगा बहुत सारी कंपनीज में। इनफैक्ट काफी कंपनीज अभी वाइब कोडिंग भी इंक्लूड कर रही हैं अपने इंटरव्यूज में। तो दैट्स इट, रिक्वायरमेंट चेंज हो रही है। देखो पहले तो रिक्वायरमेंट में वो भी होता था कि पजल्स पूछा करते थे, फिर वो चेंज हुआ, चेंज हो गया, ज्यादा DSA पे शिफ्ट हो गए, अब सिस्टम डिजाइन भी इंक्लूड हो रहा है। तो बच्चे को ये रिकमेंड करोगे कि सिस्टम डिजाइन भी साथ साथ सीखे, 3-4 चीजें और सीखे? क्या उससे बस प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी, या मतलब कोई ऐसी, हम स्टूडेंट को एक बढ़िया ऐसा पाथ नहीं बता सकते इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कि यार अगर तूने ये 4-5 चीजें कर ली तो एटलीस्ट 90% प्रोबेबिलिटी है कि तेरी एक ठीक प्लेसमेंट हो जाएगी? DSA फॉर श्योर अभी भी पूछा जा रहा है। सिस्टम डिजाइन में मैं HLD नहीं बता रहा हूँ, LLD इज रिक्वायर्ड। देन मशीन कोडिंग राउंड्स आजकल काफी ज्यादा चल रहे हैं स्टार्टअप्स में स्पेशली। एंड अलॉन्ग विद दैट कम्युनिकेशन स्किल्स एंड ओनरशिप, अगर ये आप दिखा पा रहे हो तो देन यू आर अ गुड हायर। अगर आप एक प्रोडक्ट की ओनरशिप दिखा रहे हो, अगर आपको प्रोडक्ट की नॉलेज है, तो इसलिए बंदे थोड़े ज्यादा हायर हो रहे हैं जिनमें जो एक ओनरशिप ले पाए पूरे सिस्टम की। ये एक नई चीज मैंने सुनी। राइट, रिक्वायरमेंट्स चेंज होती रहती हैं विद टाइम। अर्लियर इट यूज्ड टू बी दिस कि पहले जो न्यूक्लियर डिके होता है ना, हाफ लाइफ ऑफ एनी टेक्नोलॉजी यूज्ड टू बी 5 years, कि 5 साल में वो टेक्नोलॉजी डेड होना स्टार्ट हो जाती थी, 50% डेड हो जाती थी। अब ये हाफ लाइफ बहुत ड्रास्टिकली चेंज हो रही है। नाउ इट्स नॉट इवन 2 years, टेक्नोलॉजी आ रही है और जा रही है, नई टेक आ रही है। तो आप रिकमेंड करोगे एस्पिरेंट्स को, मतलब स्टूडेंट्स को, कि वो अभी भी टेक के अंदर जाए? या टेक तो एक बूमिंग सेक्टर है, सारी टेक कंपनीज का रेवेन्यू तो ग्रो हो ही रहा है, बट रिक्वायरमेंट से तो चेंज हो रही है बस। तो अगर टेक एक डिक्लाइनिंग सेक्टर होता, इन दैट केस तो फिर कंपनीज के नंबर्स भी डिक्रीज होते, बट सारी कंपनीज अभी अच्छा प्रॉफिट कर रही हैं, प्रॉफिट मार्जिन्स अच्छे हैं, रेवेन्यू नंबर्स अच्छे हैं। गूगल तो अभी बीच में 100% इंक्रीज हुआ था। हाँ, अपने पास तो था भी गूगल, तो मैंने पैसे नहीं लगाए थे, इंक्रीज हुआ था गूगल। अच्छा, आपके पास तो स्टॉक्स ही थे। राइट, तो गूगल ने अच्छी ग्रोथ करी है। सिमिलरली माइक्रोसॉफ्ट आल्सो डिड गुड, ओरेकल आल्सो डिड वेरी गुड। कुछ चीजों में तो मेरे को भी फायदा हुआ है, इन कंपनीज में तो लगाए थे मैंने पैसे। गूगल अनफॉर्चुनेटली ले गया था, क्योंकि तब वो ना 70% ग्रोथ पे था, तो आई वाज लाइक इससे ज्यादा तो अब नहीं होगा। हाँ, उसको लेकर के ये भी डाउट्स थे कि हो सकता है सर्च जो है वो पिट जाए बिकॉज ऑफ ChatGPT, बट लाइक उन्होंने वो चीज अच्छे से हैंडल करी। तो भैया, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द पॉडकास्ट। मेरे को पर्सनली भी कुछ चीज़ें सीखने का मौका मिला, एंड आई होप स्टूडेंट्स को भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगा होगा। अगेन यार, इनकी जो लर्न यार्ड की, इनकी नहीं अब तो हमारी लर्न यार्ड की जो DSA शीट है, आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी, प्लीज़ उसको चेकआउट ज़रूर करना। उसके रिलेटेड भी बहुत सारी चीज़ें आने वाली है, एंड आई बिलीव ऑफलाइन ऑनलाइन में बहुत सारे हम कोर्सेज, फ्री पेड, सारी चीज़ें लाने वाले हैं, जिसके अंदर एंड स्पेसिफिकली वर्किंग प्रोफेशनल्स। सो दैट्स अ न्यू एडिशन टू PW। तो प्लीज स्टे ट्यून, आपको बहुत सारे नए सरप्राइजेस मिलने वाले हैं। हमारे और भी बहुत सारी वीडियोस आने वाली है साथ में, ठीक है, एंड पढ़ाते हुए भी बहुत सारी चीज़ें आने वाली है। थैंक यू भैया अगेन सो मच, एंड आपसे मिलते हैं फिर।